नमस्कार देवी और सज्जनों, दमोह के मददगार पेज के ऊपर एक बार फिर हम आपके साथ में हैं। और जो हमारी कोशिश है कि हम लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें और ये कोशिश करें कि वो अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। साथ ही हमारे इस पेज का मकसद, जो मुख्य मकसद है, वो यही है कि लोगों की मदद करें, क्योंकि ये जो पीरियड है, ये जो समय है, इस दौर में लोगों की मदद के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। और हमने कोशिश की, हमारी कोशिश कामयाब भी हुई और दमोह ने अभूतपूर्व समर्थन दिया, अभूतपूर्व मेहनत की। हमने जो सेगमेंट शुरू किया उसमें हम लोगों को मिला रहे हैं, उन लोगों को जो मददगार हैं, जो जिम्मेदार हैं। और आज फिर हम दमोह के ऐसे ही दो लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं। सबसे पहले आपको मुलाकात कराएंगे दमोह भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और समाज सेवी श्री देवनारायण श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और समाज सेवी श्री रमन खत्री जी से। खत्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवनारायण जी, सबसे पहले आपसे हम अनौपचारिक बात करना चाहेंगे, ये कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं है। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये जो कोरोना वायरस का अटैक है, इसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, ये ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो सारे विश्व को इस समय इसने ग्रसित कर रखा है। कोई भी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी धर्म जाति का हो, कोई भी इससे वंचित नहीं है। ये ऐसी बीमारी जो आई है, इस समय इस बीमारी को लेके हम सबको लड़ना है और हम बाकायदा, हमारा देश इस समय निश्चित तौर पर इस बीमारी से लड़ने के लिए हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। ये बहुत अच्छी बात है। खासकर मैं दमोह के बारे में कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन के पीरियड में हमारे दमोह के शहरवासियों ने जिस तरीके से अपना एकजुटता प्रदर्शित की है, और आज हम ग्रीन जोन में हैं, तो प्रशासन के सहयोग से और जनता के जो लॉकडाउन में जो उन्होंने अपना अभूतपूर्व एकता दिखाई है कि लॉकडाउन के तहत जिस तरीके से लोगों को घर में रहने के लिए प्रेरित किया है एक दूसरे को प्रशासन के द्वारा, उसमें निश्चित तौर पर मैं दमोह की जनता का और दमोह के उन समाज सेवियों का मैं इस लॉकडाउन के पीरियड में एक अभिनंदन करना चाहूँगा। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे जहाँ तक है, तो मैं तो एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूँ, तो मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है या हाइलाइट्स मिलते हैं। लेकिन ऐसे अनेक समाज सेवी लोग हैं जो इस सबसे दूर रह के भी उन्होंने इस दौरान जिस तरीके से लोगों इस मामले में आपसे सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे, जो मदद का सेगमेंट है, कि इस तरह का कोरोना का अटैक कभी आएगा या कोई वायरस अटैक कभी आएगा, कभी कल्पना की थी आपने? आपको तो लंबा अनुभव है। कभी नहीं, निश्चित तौर पर कभी नहीं। मेरी करीब 50-55 साल वर्ष उम्र हो गई है, लेकिन शायद ही कभी ऐसा कभी कल्पना में भी नहीं था। मैं तो समझता हूँ कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि एक दिन का कर्फ्यू, उस दिन भी शायद ये संभावना मुझे तो नहीं नज़र आती थी कि इतने लंबे पीरियड के लिए ये देश लॉकडाउन में, ये विश्व लॉकडाउन में चला जाएगा। और ये निश्चित तौर पर मैंने अपने माता पिता या अपनी दादी वगैरह के मुंह से भी नहीं सुना कि ऐसी कोई विभीषिका इस देश में कभी आई। राहुल जी, आपसे पूछना चाहेंगे, प्लेग की बीमारी आई थी, उसके बारे में सुना होगा कभी? इस तरह के और दौर देखा कभी आपने कि कोई वायरस अटैक हुआ हो, कभी कोई ऐसी आपदा आई हो? ये जैसे बता रहे हैं, उम्र में वो हमसे बड़े हैं, तो कभी नहीं सुना। प्लेग जरूर कहीं ऐसे पड़ा हुआ है, लोग बताते थे, परंतु ऐसे उस समय भी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कैसे वो उस समय के दौर से गुजरे होंगे। लेकिन अब जब कोरोना वायरस से हम सब लोग ऐसे हैं, और अब तो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया है, उस समय तो साधन संसाधन भी नहीं होंगे प्लेग के दौर में। कल्पना भर कर सकते हैं कि उस समय, उस दौर में क्या स्थिति, कितनी भयावह स्थिति बनी होगी। और अभी जो स्थिति बनी है, कभी कल्पना भी नहीं थी और ना कभी आए, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है कि ठीक 100 साल पहले इसी तरह की कोई महामारी आई थी और लॉकडाउन हुआ था। सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि उस दौर में, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आज बहुत सारे संसाधन हैं, लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं, टेक्निकली हम साउंड हैं, तो उस दौर में क्या हालात रहे होंगे, कभी सोचा आपने? वही सिर्फ कल्पना भर कर सकते हैं कि एक तो उस समय ऐसा सशक्त नेतृत्व भी नहीं होगा जैसा आज मोदी जी इस देश में हैं, कि स्वाभाविक है 100 साल पहले हम गुलाम ही रहे होंगे। गुलामी थे, और इस देश को ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए कोई ऐसे, उस समय तो शायद हम गुलाम थे, अंग्रेज लोग, उनने उतनी चिंता नहीं की होगी जितनी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कर पा रहे हैं। उस समय शायद लोगों ने नहीं सोचा होगा। सिर्फ कल्पना भर करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी मतलब सोच ही नहीं सकते कि कैसे उन लोगों ने वो समय बिताया होगा। कोई संसाधन नहीं, कोई साधन नहीं,
हम तो एक दूसरी जगह आज के दौर में कि सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होने के बाद भी हम घर पे हैं, और उस समय तो काफ़ी स्थिति दूसरी थी, गरीबी भी होगी, लोगों के पास नहीं थे। आज तो समाज सेवी अपने आप स्वयं के प्रेरणा से लोग जाके समाज सेवा कर रहे हैं, उस समय शायद ये सब भी नहीं हुआ होगा। नारायण जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है केवल एक ही विकल्प था कि लॉकडाउन कर दिया जाए और बीमारी भाग जाएगी, वायरस भाग जाएगा? क्योंकि अभी दुनिया के पास इसका कोई वैक्सीन आज तक प्राप्त नहीं है। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तत्परता के साथ लॉकडाउन किया, और अगर आप कंपेरेटिवली सारे विश्व के आंकड़े देखें तो उन कंपैरिजन में हमारा इतना बड़ा देश 130 करोड़ देश की जनता के होने के बावजूद आज हमारे अगर 20-22 हज़ार संक्रमित केवल हमारे अभी पॉजिटिव हैं कोरोना मरीज, और 600 से 700 के करीब मेरे ख्याल से शायद डेथ रेट है। तो अन्य देशों की अपेक्षा हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, और शायद विश्व ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वर्तमान में लॉकडाउन के अलावा कोई भी विकल्प कोरोना का नहीं। और क्या तैयारियां होनी चाहिए थी, खासतौर पे जब दुनिया के बहुत सारे देशों में लॉकडाउन या ये वायरस का अटैक हो चुका था, मौतें शुरू हो गई थी, तो क्या हिंदुस्तान को प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे या हम लेट हो गए, हम ये कह सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि भारत ने बिल्कुल समय पर अपना निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय निर्णय लिया, तात्कालिक निर्णय था, लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि लॉकडाउन होता क्या है। लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मैसेज किया, लेकिन सारी देश की जनता उनके साथ एक साथ उनके इस जो उनका जो संदेश था उसको उन्होंने फॉलो किया, और उसी का परिणाम है। क्योंकि अभी मैं पिछले हफ्ते देख रहा था कि उन्होंने बताया कि यदि लॉकडाउन नहीं किया गया होता तो करीब करीब भारत में 8 लाख लोग आज की डेट में संक्रमित होते। रमन जी, आप क्या मानते हैं कि वाकई में हिंदुस्तान की आवाम ने प्रधानमंत्री की बात को माना है? बिल्कुल, मतलब अद्भुत है, चमत्कारिक नेतृत्व है। अगर वो व्यक्ति आह्वान करता है किसी से कि इस देश में हमें सफाई करनी है, झाड़ू उठाना है, आप कल्पना करो साहब कि एक मजदूर ठेलिया चलाने वाले से लेके अंबानी तक ऐसे झाड़ू उठा लेते हैं। वो आह्वान करते हैं, नोटबंदी का लोगों ने भरपूर समर्थन किया। उन्होंने आह्वान किया लोगों से कि आपको लॉकडाउन में जाना है, कोई कहीं से कोई विरोधाभास नहीं, सब लोग लॉकडाउन में चले गए, ये जानते हुए भी कि पहले से कोई तैयारी नहीं है, लॉकडाउन में ऐसे कि सब बंद होने वाला है, कोई तैयारी नहीं, चले गए। मतलब जिस तरीके से मोदी जी ने इस देश की जनता पे से आह्वान किया और देश की जनता ने जिस तरीके से भरोसा जताया है प्रधानमंत्री जी से, अद्भुत है, चमत्कार है ये। तो हम ये माने कि आपके पास सरकार में संख्या बल ज़्यादा है, जिस कारण से आपकी बात को मानना लोगों की मजबूरी है? नहीं, ऐसे मजबूरी आप सोचो ना कि आप पश्चिम बंगाल जाइए, वहाँ तो स्थिति दूसरी थी, वहाँ पे उनकी तृणमूल कांग्रेस सरकार है, या हमारे यहाँ पे साउथ में चले जाएं, वहाँ पे उतनी ज़्यादा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की पहुँच नहीं है, परंतु सशक्त नेतृत्व और एक प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास लोगों का पूरे देश की 130-135 करोड़ जनता का, कहीं ऐसा नहीं कि संख्या बल नहीं है, ये शायद 130 करोड़ जनता का विश्वास है मोदी जी के प्रति। श्रीवास्तव जी, हम दमोह की तरफ वापस लौट कर आते हैं। दमोह इन दिनों ग्रीन जोन में है और ईश्वर की कृपा से कोई भी एक पॉजिटिव मरीज जो है वो दमोह में अब तक नहीं पाया गया, जब तक कि हम लाइव टेलीकास्ट आपके बीच में कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई दमोह ग्रीन जोन में है या हम खोज नहीं पा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज? नहीं, ऐसा मैं तो नहीं समझता, क्योंकि जितने भी अभी सस्पेक्टेड केस आए हैं और जिनको तात्कालिक उनके अपन ने टेस्ट किए हैं और उसमें सभी नेगेटिव आए हैं। ऐसा अब देखिए, टेस्ट करने का जहाँ तक सवाल है तो हम हर व्यक्ति का टेस्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सस्पेक्टेड होते हैं उनका अगर टेस्ट किया जाता है और उसके बाद भी हमारा नेगेटिव निकलता है तो ये हमारे लिए अच्छी, मतलब हमारे शहर के लिए खुशी की बात है। और हम चाहेंगे कि लोगों से अभी भी, लेकिन ये अभी निवेदन में ज़रूर लोगों से कहना चाहता हूँ कि ग्रीन जोन में होने के बावजूद MHA की जो गाइडलाइन है उसके तहत गवर्नमेंट ने थोड़ी सी छूट दी है, लेकिन उसका भी हम पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जितना आवश्यक हो उतना ही हम बाहर जाएं, क्योंकि हम अपने आप को ये ना सोचें कि हम ग्रीन जोन में हैं तो हम एकदम सुरक्षित हैं। आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ कि ग्रीन जोन में होना का मतलब ये नहीं है कि आगे हम सुरक्षित हैं। हमें सुरक्षित रखने के लिए स्वयं को, अपने आप को सचेत करने की आवश्यकता है। आम जनता से बार बार यही अपील है, शासन प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हों, चाहे हमारे राजस्व या नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, किसी की भी
कहा जाए किसी ने भी अपनी कर्तव्य निष्ठा में कोई कोताही नहीं बरती। अमन जी, वही सवाल एक आपसे भी दोहराएंगे कि ये जो हुआ है ग्रीन जोन का, जिसको लेकर दमोह के लोग बड़े रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई मिला नहीं है, तो जिस तरह का आप देख रहे हैं, आप तो बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आपको लगता है कि लोग वाकई में सतर्क हैं अभी जो दृश्य आप लोग शहर में देखते हैं उसको देख? नहीं, सतर्क जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हम ग्रीन जोन में हैं, इसका फायदा और कहीं कहीं नुकसान भी। अब लोग अपने आप को काफ़ी सेफ समझ के चल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम तो ग्रीन जोन में हैं, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, लोग अब बाहर निकल रहे हैं, एक बड़ा हुजूम बाहर, जिनको कोई काम भी नहीं है। बार बार सरकार द्वारा ये आग्रह, मोदी जी द्वारा ये आग्रह करने के बाद, प्रशासन द्वारा ये आग्रह करने के बाद कि जिसको अगर कोई बहुत जरूरी काम ना हो वो कृपया ना निकलें, लेकिन हो ये रहा है कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग खाली घूमने के उद्देश्य से चलो देख के आते हैं। ये कहीं ना कहीं हम खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। हमें इसको भांपना पड़ेगा। ईश्वर करे कि हम हमेशा ग्रीन जोन में रहें, सुरक्षित रहें, पूरा देश सुरक्षित, विश्व सुरक्षित रहे, परंतु लापरवाही करने से कहीं ना कहीं हम उस खतरे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये हमें इसको सोच के और आगे बढ़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होने के नाते आपको लगता है कि दमोह की आवाम गलती कर रही है? शायद मतलब जो बात ईमानदारी की है कि हाँ, कहीं ना कहीं गलती है, हमें नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को सेफ होके एकदम से बाहर निकलने का प्रयास ना करें। बार बार अगर सरकारें, बार बार प्रशासन, बार बार डॉक्टर, सारे लोग अगर ये बात का आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ सिर्फ एक ही उपचार है कि आप घर पे रहिए, तो कहीं ना कहीं कोई तो बात होगी कि लोग बार बार कह रहे हैं कि घर पे रहिए, और हम घर से बाहर निकल के कहीं ना कहीं जो उनकी जो अपेक्षाएं हम सबसे, वो हम कहीं उनके अपेक्षाओं पे ठीक नहीं खरा उतर रहे। भैया, आपसे भी यही बात हम पूछना चाहेंगे कि आप लगातार पॉलिटिकल पार्टी के नेता होने के नाते मीटिंग में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, अधिकारियों से के संपर्क में रोजाना आप दिन भर रहते हैं। ये जो रियायत दी गई है, इस रियायत को कहाँ तक जायज़ मानते हैं? मैं इस रियायत को बिल्कुल ही जायज़ नहीं मानता हूँ। और मेरी रोज़ माननीय कलेक्टर साहब से मेरी आज भी चर्चा हुई, तो उनकी भी कुछ बाध्यताएं हैं। उनका ये कहना है कि एमएचए की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मुझे जो छूट दे, ग्रीन जोन में छूट देने की जो प्रावधान है उसके तहत उनको छूट देना पड़ रही है, लेकिन उसका गलत फ़ायदा आम जनता ना उठाए, ये भी हमारी जनता को सोचने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि अन्य और जो व्यापारी हैं वो भी चाहते थे कि उनको छूट दी जाए, लेकिन एमएचए की गाइडलाइन में वो बंधे हुए हैं। जो एमएचए ने गाइडलाइन में दिया कि इन व्यापार को हम छूट दे सकते हैं, उसके तहत उन्होंने वो प्रावधान किए, लेकिन अन्य व्यापारी भी चाहते हैं कि उनको भी छूट मिले। लेकिन देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि जान है तो जहान है। अगर आपकी जान सुरक्षित है तो व्यापार तो हम आज नहीं कल भी कर लेंगे। मैं आपसे वही पूछना चाहता हूँ कि पहले किराना, सब्जी, फल, इनको जी ठीक है, बेसिक नीड है ये पब्लिक की, इसको पूरा होना चाहिए, लेकिन अब आज हमने एक ऑर्डर पढ़ा, उसमें कहा कि और दूसरे दुकानदारों को भी रियायत दी जाएगी, छूट दी जाएगी, खोली जाएगी, तो फिर कहाँ का लॉकडाउन रहा? बराबर वही मैं कह रहा हूँ। मैंने इसी बारे में आज कलेक्टर साहब से चर्चा की थी, तो उन्होंने यही कहा कि एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार मुझे, अगर मैं नहीं चलता हूँ तो ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर होता है, प्रशासनिक प्रेशर, कि आप एमएचए की गाइडलाइन का प्रावधान है तो उसके अंतर छूट नहीं दे रहे। अगर वो छूट देते हैं तो यहाँ उसका हमें गलत इम्पैक्ट हमें पड़ रहा है। तो इस बारे में मैं चाहूँगा, मैंने अपने ऊपर भी हमारे जो पदाधिकारी हैं, मैंने उनसे कल चर्चा की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कि इस बारे में कहीं ना कहीं ऊपर से निर्देश हो कि स्वविवेक से इसमें कलेक्टर को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए एमएचए की गाइडलाइन। लेकिन मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तो कह चुके हैं कि जो भी निर्णय होगा वो जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर रहेगा। आपके केंद्रीय मंत्री जी हैं, वो बार बार इस बात की दलील ले रहे हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है वो जो परमिट करेगा वही होगा। अब ये एमएचए की गाइडलाइन की कितनी बाध्यता है, ये मतलब समझने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में एमएचए की गाइडलाइन को इनको पालन करने के लिए कहा गया है या स्वविवेक से कहा गया है। क्योंकि हम लोगों ने बार बार उनसे इंसिस्ट किया था कि आप तो टोटल लॉकडाउन जारी रखिए 3 तारीख तक। राशन की भी आवश्यकता लोगों को रोज़ रोज़ नहीं पड़ती है। मैं आप किसी भी परिवार को, अगर हमने 1 हफ्ते में राशन ले लिया 15 दिन के लिए, वो हमारे लिए पर्याप्त होता है। सब्जी का जहाँ तक सवाल है, ठेलों के माध्यम से घर घर सब्जी पहुँचाने का जो हमारा प्रयोग था वो बहुत अच्छा सफल है। आज सारे शहर में सब्जी वाले जाते हैं, बांटते हैं, फल वगैरह सब उनको प्राप्त होते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस बारे में मैं, अगर कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी चर्चा होती है,
या हमारे जो अभी प्रभारी मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी बने हुए, मैंने उनसे आज प्रयास किया था कि उनसे संपर्क हो सके इस बारे में, कि मैं तो इस पक्ष में हूँ कि हमारे ज़िले को अभी सुरक्षित रखना है तो हमें टोटल लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। रमन जी, जैसा कि अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि टोटल लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, आप लोग अब तो पावर में सरकार में है, सरकार आपकी है, आपकी बात को लोग सुनेंगे, अधिकारी भी सुनेंगे और नेता भी सुनेंगे। ऐसे दौर में क्या कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि जिस तरह का 3-4 दिन से हम शहर में या जिले भर में माहौल देखकर उसको लेकर निश्चित रूप से हम सहमत हैं कि जनहित में, जनता के ही हित में कठोर निर्णय तो होना चाहिए। और जैसा अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि वो तो अपने स्तर पर प्रभारी मंत्री जी से और ऊपर जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बात करने वाले हैं। मैं तो कलेक्टर साहब से भी और एसपी साहब से भी आग्रह करूंगा कि वो भी एक सामाजिक जो दृष्टि से जिनको आपको ठीक लगे, कुछ उन लोगों को, कुछ एक व्यापारियों के साथ, कुछ एक राजनीतिक दलों के साथ बैठकर भी हम लोकल स्तर पे क्या व्यवस्था बना सकते हैं, शहर और जिले के हित में क्या हो सकता है, इस बारे में जरूर विचार उनको करना चाहिए और कठोर कदम उठाने चाहिए। ये हमारा बातचीत का पहला सेगमेंट है और इस पहले सेगमेंट में हमने लॉकडाउन की बात की, दमों को लेकर गंभीर चर्चा हुई है और जिस तरह का पिछले 3-4 दिनों से हम माहौल पूरे जिले भर में देख रहे हैं, उससे लगता है कहीं ना कहीं लॉकडाउन प्रभावित हो रहा है। और जिस तरह से आम आदमी सड़कों पर दिखाई दे रहा है, उससे साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो छूट प्रशासन ने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दी है, उसका नाजायज़ फ़ायदा दमों की जनता उठा रही है। ये कहने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं है, क्योंकि सवाल आपकी ज़िंदगी का है, आपकी परिवार की ज़िंदगी का है और इस लॉकडाउन का पालन करना आपका नैतिक दायित्व भी है, क्योंकि आपको खुद भी बचना है, परिवार को भी बचाना है। अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ आएंगे। सेकंड सेगमेंट मदद का, जो हमारे पेज का उद्देश्य है कि हम लोगों तक मदद पहुंचा सकें और जो लोग मदद कर रहे हैं उनसे आपको रूबरू करा सकें। अध्यक्ष जी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि इसके पहले आपको लंबा अनुभव है, 50-52 साल की आपकी आयु है और लगभग 35-40 साल का आपका सार्वजनिक जीवन है। इसके पहले क्या दमों में कभी आपने ऐसा देखा कि इतनी व्यापक पैमाने पर लोगों की मदद की गई हो आम लोगों के द्वारा? मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे ख्याल है, कि ऐसा कोई वातावरण इससे पहले कभी ऐसा निर्मित नहीं हुआ हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में। 1983 में जरूर जब इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ था, लेकिन उस समय चूंकि मैं दमोह शहर में नहीं, मैं जबलपुर में पढ़ता था, तो उस समय का तो मुझे याद नहीं है। लेकिन शायद उस समय भी कुछ समय तक हमारा दमोह जिला जो है कर्फ्यू में, लॉकडाउन में रहा था। लेकिन उस समय भी लोगों ने जहाँ तक आगे बढ़ के मदद की है, इस तरह की मदद ना हो लेकिन अन्य तरीके की कई मदद लोगों ने की है। इस दौर में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि मैं वही बात पहले सेगमेंट में आपसे कर रहा था कि हम तो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, मैं राजनीतिक एक सत्ता पक्ष का मैं अध्यक्ष हूँ, तो हम लोग कोई काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी हाईलाइट्स हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बगैर अपना नाम छपवाए, बगैर अपनी फ़ोटो छपवाए लोगों की मदद कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं उन सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनका कहीं कोई नाम नहीं है, ना उनको किसी नाम की चाह है, ना उन्हें अपनी फ़ोटो छपवाने की चाह है, लेकिन आगे आकर जिस तरीके से उन लोगों ने लोगों की मदद की है, बहुत से नाम मेरे जहन में हैं, मैं भी नहीं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये उनका मैं धन्यवाद ज़रूर करता हूँ और धन्यवाद करूँगा पार्टी की तरफ से, अपने व्यक्तिगत तौर पर, कि जो लोगों ने सहृदयता दिखलाई है बगैर किसी के बोले हुए, जिस तरीके से वातावरण लोगों ने निर्मित किया चारों तरफ से, हमारे गरीब, असहाय, मजदूर सभी वर्ग के लोगों के लिए जो उन्होंने राहत सामग्री, भोजन सामग्री उपलब्ध कराई है और लगातार कराते जा रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रमन जी, आपसे भी हम सवाल करना चाहेंगे। आपकी तो जो बेस है वो छात्र राजनीति से, और लगातार आपने ऐसे काम किए भी हैं, तो आपको लगता है कि ऐसी कभी और माहौल आपने देखा हो मदद का? कमी नहीं। इस दौरान जो दमोह शहर में लोगों के सौ प्रेरणा से जब ये स्थिति निर्मित हुई, 22-23 तारीख से शायद शुरू हुआ था, किसी ने नहीं बोला था, किसी से ने आग्रह नहीं किया था। 24 तारीख के बाद जो लोग स्वयं में खड़े हो गए, अद्भुत है दमोह के लोग, जिन्होंने अपनी सौ प्रेरणा से बाहर निकल के उन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की है जिनको आने वाले दिनों में, जैसे बहुत सारे लोग पलायन करके वापस आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे, मैंने देखा कई लोगों ने तो बाईपास पे डेरा डाल लिया। क्या कर रहे हैं जानते नहीं है, कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई मतलब नहीं उनको, लेकिन हमें उनको भोजन देना है, उनकी आवश्यकता की वस्तु देना है। अद्भुत हैं ऐसे लोग, जैसा अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, सही में उनको धन्यवाद है
कुछ तो ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं। ज्ञात तो लंबी सूची है, किसी का नाम लेंगे, किसी का छूट जाएगा तो शायद गलत होगा। तो उन सब के प्रति, जो अज्ञात लोग हैं, जो सामने आके नहीं कर रहे हैं सेवा, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। और जैसा 84 का हमें याद है, छोटे थे हम, भैया तो जबलपुर में थे, हम छोटे थे, यहीं थे, हम लोग पड़ोसी है, बहुत छोटे छोटे, आप भी छोटे थे, हम आपसे भी बहुत छोटे थे। पीछे उस समय भी ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला था। एक एरिया विशेष था जहाँ पे हाँ, बस ऐसे लोग कर रहे थे। हमारा ही अपना एरिया था गाइडलाइन। ये तो पूरे जिला, देश, प्रदेश की स्थिति है और काफी लोग मदद कर रहे हैं। इसके पहले नहीं देखने मिला, और भगवान ना करे कभी ऐसा फिर मौका आए कि लोग निकलें, लेकिन अद्भुत लोगों की क्षमता है। अच्छा, आपको लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग दहशत में डरे हुए हैं, लग रहा है कि हम बचेंगे नहीं, इसलिए अच्छे काम करते चलो? नहीं, शायद हम लोगों को ये सब करने के पीछे ये देखते हैं कि हम लोगों का अब धार्मिक और आध्यात्मिक की तरफ लोगों का कुछ ज़्यादा रुचि लोगों में दिखाई देने लगी है। अपने आप लोगों में ये बात एक समझ करेगी, यार हमें ईश्वर ने अगर सक्षम किया है तो चलो थोड़ा सा इसको उपयोग कर दें। डरने की बात इससे नहीं है कि उनकी मौत आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्म और धर्म से उनके प्रति जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। ये शुभ संकेत है कि लोग इस तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं। वही बात आपसे भी करना चाहेंगे। आपको लगता है कि लोगों ने मौत को बहुत करीब से देख लिया है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि अच्छे काम करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, मौत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि जैसा अभी रमन ने भी बताया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बात बोलते हैं, जनता उसको बहुत सहजता से लेती है। और उस बात को उन्होंने जब अपने प्रथम संबोधन में कहा था कि हमें लोगों की, गरीबों की मदद करना पड़ेगी इस पीरियड में, तो लोगों ने उसको सहजता से स्वीकारा है। और बेसिकली हमारा जो देश है, हम एक धार्मिक सांस्कृतिक देश की धरोहर हमारे पास है। हमेशा से हमारा देश लोगों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो कोई अन्य धर्म के लोग मानने वाले लोग हों। अनेक विसंगतियों के बावजूद हमारी देश की एकता और अखंडता हमेशा ऐसे समय पर सिद्ध होती है कि हमारी देश की एकता और अखंडता सबसे परे है। ऐसी अनेक विसंगतियाँ आती रहती हैं और होती रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद हमारा देश एकता और अखंडता के पेड़ों में बंधा हुआ है। तो इसी वजह से ये जो हमारी देश की पहचान है। सवाल वही है कि आपको अच्छे से लगने लगा है ना कि हमने इस आपदा के समय में धर्म, मजहब और जाति की दीवारों को तोड़ दिया है। धर्म, मजहब, जाति की दीवारें निश्चित तौर पे इस समय कहीं कोई न धर्म की बात है, न जाति की बात है, केवल है मानवता की बात। कि मानवता सबसे आगे है, उसके पीछे धर्म है। अगर हम स्वयं यहाँ नहीं रहेंगे तो किस धर्म और किस मजहब को मानेंगे? आज सारे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे ईसाई हो, सारे के सारे दरवाजे बंद हैं। ईश्वर कहीं ना कहीं, अल्लाह कहीं ना कहीं इस प्रकृति के उसमें ऐसा लगता है कि शायद वो इंसान से नाराज़ है। क्यों इस तरीके का भाव? तो आज इंसान को समझना होगा कि इंसान और इंसानियत हमारे अंदर जिंदा रहेगी तो ही हम ईश्वर, अल्लाह, गुरुद्वारे और गिरजाघर को सबको मान पाएंगे। अगर ये जहान ही नहीं रहेगा तो हम किसको मानेंगे? रमन जी, वही सवाल आपसे कि अब जब लॉकडाउन का सेकेंड फेज का पीरियड और नज़दीक आने वाला है, 3 तारीख नज़दीक आने वाली है, हो सकता है कि हालात ना सुधरे तो लॉकडाउन का पीरियड और आगे बढ़ाया जा सके। और जैसी संभावना हम लोगों को लग रही है, कहने में कोई परहेज नहीं है कि हो सकता है कि जून तक ये लॉकडाउन चला जाए। ऐसे दौर में दमोह में मदद के सेगमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए, इस दौर को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने क्या प्लान किया है कि और कैसे मदद को आगे पहुंचाया जाए? अभी जो लोग मदद के लिए आए हैं, या सरकार द्वारा या प्रशासन के द्वारा, एक बात और इसमें है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने जाके ये नहीं देखा कि सरकारी मदद कब आएगी, उन्होंने स्वयं से जाके प्रशासन को ऐसे सामग्री दे दी कि आपको ये करना है। लोग काफ़ी सक्षम हैं और जैसा कि लग रहा है कि 3 तारीख के बाद स्थिति बढ़ सकती है लॉकडाउन की, तो हम तो इन लोगों से आग्रह कर रहे हैं जो अभी फर्स्ट और सेकंड फेज में जो कर चुके हैं ये लोग, इनसे आग्रह कि अब आप लोग थोड़ा सा एक सूची आपके पास है, ये मैं चाहूँगा कि अपने पास पर्याप्त समय और ये सूची पब्लिक तक आप उनका वाचन कर दो तो अच्छा है। हम ये बात, जैसे मेरे पास जैसे जैन समाज है, शैलार जी हैं, असाटी समाज है, चौरसिया समाज है, एक हमारे मित्र सिख समाज के लोग, साहिल बिरमानी
और उनकी पूरी टीम, महेंद्र जी आप भी खुद कर रहे हैं, ये बात कहने में आप नहीं बोल पाते होंगे, हमें पता है। टंडन, गोलू टंडन की पूरी टीम, विक्की रोहित बजरिया 3 का ये लड़का है, इसकी एक पूरी टीम है, विक्की की बड़ी टीम है, अच्छी बड़ी टीम है। इनके साथ एक चीज, ये बात जो भैया आपको भी जानकारी है, ये आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, लेकिन इनकी पूरी टीम ने आपस में सहयोग करके। हाँ, हमने जब से सिद्धार्थ मलिया जी का इंटरव्यू कर रहे थे तो उस समय उन्होंने भी कहा था कि आर्थिक संपन्नता नहीं है, बावजूद इसके ये पूरी टीम बहुत ईमानदारी के साथ और शिद्दत के साथ काम कर रही है। सोनू ठाकुर समन्ना में हमने देखा, वो उस तरफ से जाने वाले लोगों को पूरे, वो ठाकुर उन लोग परिवार है, वो राहुल टंडन लगे हुए हैं, अभी भी मिल गए थे बड़े पैमाने पे, राहुल बड़े पैमाने पे। उनके साथ अमृता जैन जी हैं, प्रेम सोनी जी श्रीवास्तव, उनका भी पता चला। सिंधी समाज के लोग, उनके अध्यक्ष अनिल कोटवानी जी को भी देखा कई बार हमने। बबलू अहरवाल हैं एक सिविल, उनने काफ़ी दिन चलाया। हमारे लालू जैन हैं, गट्टू है, अभिषेक जैन, डूडू वगैरह। मनीष तिवारी का भी देख रहे हैं आप, पहले दिन से शुरू, पहले दिन से उनका 30वां दिन। अपना नितिन चौरसिया आलू का साटी, उनका भी शायद 30वां दिन है, 32वां। गरीब नवाज कमेटी है, हमने मुस्लिम युवा साथी उसमें लगे हुए हैं। नूरी नगर की मस्जिद कमेटी, हसनी हुसैन कमेटी, ऐसे ये वो नाम है जो ज्ञात हैं। महेंद्र जी मैंने पहले बोला, बहुत सारे लोग हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। कई लोग हमने देखा कि चाय नाश्ता पुलिसकर्मी, उनके बारे में उनको भी धन्यवाद कि इतने मतलब इस महामारी के दौर में वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, उनको भी ये सारे लोग तो उनको पहुंचा रहे हैं जिनको आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में ये अपने पूरे सुबह घर से निकल आते हैं। कुछ सामान अपने घर का खाने लाए नहीं लाए, पता नहीं उनकी क्या स्थिति है, लेकिन इनकी चिंता भी लोग कर रहे हैं। मैंने देखा कहीं सुबह चाय, फिर दोपहर में पोहा, लंच के पैकेट, शाम को ऐसे सभी लोग जा रहे हैं। तो उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्दे से बाहर हैं और बड़ी मदद लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सैनिटाइजर की हो, चाहे मास्क की हो, या फूड पैकेट्स की हो। अभी हमने देखा कि जयंत भैया ने सैनिटाइजर बुलाए और उनने काफी वितरण किया। सैनिटाइजर भी एक बहुत आवश्यक चीज थी, उस समय शुरू हुई थी, तो उसके बाद पता चला कि पहलाजी भाई साहब ने भी शुरू करवाया सैनिटाइजर का काम। मतलब विधायक जी राहुल सिंह जी भी, उनका लगा हुआ है, उनने भी बांटे, मास्क बांटे उनने। तो यहाँ राजनीतिक उससे थोड़ा हटके हम देखें ना, तो सारे लोग ईमानदारी से जिनकी जो भूमिका वो भूमिका अपनी निभा रहे हैं। चलिए, तो हमारी दूसरा सेगमेंट मदद का सेगमेंट है, और इस मदद के सेगमेंट में हमारे दोनों जिम्मेदार लोगों ने जो बात कही है वो यही कि दमोह ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है, लोग स्वप्रेरणा से निकलकर बाहर आए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो भाव पैदा हुए हैं ये आने वाले दिनों में भी जारी रहे, चाहे ये कोरोना संकट का मामला हो या साधारण से दिन हो। उन दिनों में भी लोगों को मदद की भाव अपने अंदर पैदा रखने चाहिए, जिंदा रखने चाहिए, ताकि कहीं भी कोई भी, हम दुनिया की बात बार बार मैं आपसे कहता हूं कि हम पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, पूरे देश को ठीक नहीं कर सकते, कम से कम अपने शहर और अपने ज़िले को ठीक कर सकते हैं और मदद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वक्त का फ़ायदा उठाते हुए हम थोड़ी सी पॉलिटिकल बात भी करेंगे, और इसी पॉलिटिकल बातचीत में हम सोशल मीडिया की बात भी यहाँ पर करेंगे। अध्यक्ष जी, आपसे सबसे पहले हम सवाल करना चाहेंगे कि आप लोग लगातार कह रहे हैं, आप जिम्मेदार पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी, और तमाम जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि इस दौर में, संकट के दौर में, कोई तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं, दोनों तीनों पार्टियों के, वो राजनीतिक छीटाकशी कर रहे हैं। उसे निश्चित तौर पर ये अशोभनीय है। मैं इसकी तो तहे दिल से निंदा करता हूँ, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े लोग हों, चाहे मेरे राजनीतिक पार्टी के लोग हों या अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग हों। हमारे मन में अगर सेवा भाव है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक छीटाकशी, कोई सामाजिक छीटाकशी किसी भी प्रकार की हमें नहीं करना चाहिए। ये मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि ये समय हमारी देश की एकता और अखंडता का समय है। ऐसे ही समय में तो हमें सब लोगों को, दुनिया को बताने का समय है कि हमारा देश किस तरीके से विकट परिस्थितियों में भी हम सब एक साथ खड़े हैं। जब हम एक साथ अपने देश के प्रधानमंत्री के कहने पर हम शंख बजा सकते हैं, हम दीप जला सकते हैं, हम तालियां बजा सकते हैं, तो हम एक साथ खड़े क्यों नहीं रह सकते। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सकारात्मक सोच के लिए, नकारात्मक सोच के लिए सोशल मीडिया का कोई स्थान नहीं है। कुछ चंद लोग हो सकते हैं जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जिनको शायद उतना समझ नहीं है कि किस बात का क्या प्रभाव पड़ता है,
मैं उनसे भी, अपने युवा साथियों से भी बार बार मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि देखिए, सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक सोच में करें। नकारात्मक सोच में सोशल मीडिया का उपयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं बार बार अब कहूँगा, सभी से निवेदन करूँगा, चाहे वो मेरे पार्टी से जुड़े लोग हों या अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हों या किसी भी समाज या धर्म से जुड़े लोग हों, सकारात्मक सोच के साथ वो सोशल मीडिया का उपयोग करें। लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। रमन जी, आपको भी शायद वक्त की कमी है, आपको निकलना है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप तो युवा हैं और ख़ास तौर पर आप तब से सक्रिय हैं जब आप छात्र थे, खुद छात्र राजनीति यहाँ पर करते थे। हम लोग आपके साथ उस दौर में भी रहे हैं, फिर अलग अलग फील्ड हमारी हो गई, आप पॉलिटिक्स चले गए, हम जर्नलिज्म में आ गए। हम उस दौर की बात करो, आज के दौर की बात करें, कितना अंतर महसूस होता है, कितनी मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है, कितने संस्कार कम हुए हैं? बहन जी, वो जो एक नाम लिया था पहले, उसमें एक नाम हमें जो अब भी ध्यान आया कि सतीश तिवारी, वो भी काफ़ी अच्छी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे नाम ऐसे याद आते रहेंगे बीच में। अम्बालाल काका, अम्बालाल जी, शैलार जी हैं, शैलार जी, हनुमानगढ़ी के पुजारी जी, बहुत सारे लोग जो हम भूल रहे हो, तो आप भी ऐसे बीच में। उस दौर की बात करें तो बहुत फर्क है। हमें याद है, हम लोग राजनीति उस समय जब छात्र संघर्ष शिवानी, हमने एक छात्रों से जुड़ा हुआ दल के गठ काम शुरू किया, फिर उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उस समय इतनी मर्यादा कि अगर हमारे विरोध का नेता, जिनसे हमारे विचारधारा मेल नहीं खा रही है, अगर वो आ भी जाते थे तो उस समय हम लोग कहीं बैठे होते थे तो अदब से उठ के उनको सम्मान दे के कि आप आइए। अगर कहीं निकलना है तो अगर हम कहीं पान की दुकान पे खड़े हैं तो पान की दुकान को भी छोड़ देते थे, भले वो हमसे विचारधारा मेल नहीं खा रहे वो, सीनियरिटी के हिसाब से कर रहे हैं। ये जो है ना, ये शिष्टाचार अब तो बहुत कम हुआ है। सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा मतलब हमारे बीच में एक शिष्टाचार को ख़त्म करने का एक सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण अदा किया। मैं सोशल मीडिया को गलत नहीं मानता, लेकिन उसका अगर सकारात्मक उपयोग हो तो वो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ और हो नहीं सकता। समझे, वही आपसे बात करें कि आज भी ये जो दोनों दमों के परिवेश की हम बात करें, दोनों पॉलिटिकल पार्टी में जो फर्स्ट लाइन में या सेकंड लाइन के लीडर्स हैं, वो वही लोग हैं जो छात्र संघर्ष वाहिनी या उस दौर की राजनीति से जुड़े हुए लोग थे। जब लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है तो हम क्यों अपने अधीनस्थों को या अपने कार्यकर्ताओं को दुरुस्त नहीं कर पा रहे? शायद इसके पीछे जो बहुत बड़ी कमी मैं समझता हूँ कि वो संघर्ष का दौर नहीं देख रहे हैं, ना देखा है जो पहले हुआ करते थे। अब वो चीज़ नहीं रही है। जैसे आप सपोज कि कांग्रेस या भाजपा जो भी सत्ता में रही है, संयोग से उसी समय जो आज की नई जनरेशन जो आ रही है, उसी समय उसने राजनीतिक दल में वो ज्वाइन किया, कांग्रेस या भाजपा जो सरकार में, उसने वो संघर्ष देखा ही नहीं है। आज की पीढ़ी राजनीति में, मैं कहने में कहीं संकोच नहीं है कि ऐसे लोग जो आज किसी अपने स्वार्थ के कारण ऐसे राजनीतिक दल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कृपया वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो अपना राजनीतिक दल का और इस देश का, प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं। आप एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप क्यों राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्यों राजनीति में खाली इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे काम हो जाएंगे, यहाँ आने से हमें थोड़ा सा आर्थिक लाभ मिल जाएगा, नाम। तो कृपया करके ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत फहमी ना पालें कृपया युवा। हम तो आज के दौर में हमें ऐसे युवा मोर्चा के कई साथी उनसे मिला थे कि अभी कुछ दिन पहले 4 लड़के, हमने उनसे पूछा क्या करते हो, कहने नहीं भैया अभी तो पढ़ रहे हैं। तो उनसे हाथ जोड़ के आग्रह किया भैया अभी पढ़ाई कर लो। भाई मतलब आप यूथ आइकॉन रहे हैं शुरू से लेकर, मतलब जब से दौर शुरू हुआ है राजनीतिक लोगों का, हमने नज़दीक से आपको देखा है, आपके साथ काम भी किया है। वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब इतना अच्छा नेतृत्व तो चाहे आपका हो, चाहे देवनारायण जी का हो, चाहे मलिया साहब का हो, चाहे प्रहलाद जी का हो, ये वो नाम है जो संस्कार के पर्यायवाची नाम कहे जाते हैं। हम बहुत कुछ ना कर पाए, दूसरे लोगों को, हज़ारों लोगों को ठीक ना कर पाए, तो आपको लगता है कि आपकी जवाबदारी है कि आपके वर्कर्स को आपको ठीक रखना चाहिए? निश्चित रूप से एक अच्छा नेतृत्वकर्ता वही होता है जो आने वाले समय के लिए लीडरशिप तैयार करे, एक नया नेतृत्व तैयार करे। कोशिश है, ईमानदारी से कोशिश है कि एक नई नेतृत्व टीम तैयार हो, नेतृत्व करने वाले लोग तैयार हो। नेता तो वास्तव वही है जो नेतृत्व करने की ताकत रखता हो। तो जो आने वाले लोगों को और ऐसे नेतृत्व उभार सके, उसका प्रयास जारी है।
भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मैं एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ भारतीय जनता पार्टी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तो ये बात की गारंटी ले सकता हूँ कि संस्कारित, और अन्य राजनीतिक दलों से तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बेहतर संस्कारित पार्टी है। तो इसमें जो भी युवा हैं उनकी तो, हम लोगों की तो कोशिश रहती है कि वो युवाओं को कम से कम इतना नहीं तो इतना तो संस्कार हो कि हमें आने वाले समय में अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए कुछ करना है, अपने निजी स्वार्थों को छोड़ के जनहित में कुछ काम करने हैं। इतनी सोच, समझ और संस्कार तो देने की कोशिश हम सब कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, वही आपसे भी बात करना चाहेंगे। आप लोगों ने तो हम लोगों से और पहले का भी दौर देखा है, फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी में हम लोग सक्रिय होकर काम करना शुरू किया। आपको लगता है कि मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, दमों के हित में नहीं हो? नहीं, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो विसंगतियाँ आई हैं। और ये जो अभी रमन ने कहा, क्योंकि वो दौर इस दौर में अंतर तो है, खासकर सोशल मीडिया ने कुछ मर्यादाओं को तोड़ा है। हम लोग निश्चित तौर पर जब हम लोगों को समय मिलता है, हम अपने युवा साथियों को हमेशा समझाते हैं कि देखो भैया, सोशल मीडिया में भी एक मर्यादा का पालन करो, सकारात्मक सोच रखो। और हमेशा मेरा ये तो हमेशा मानना है कि इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, इज्जत करने से मिलती है। अगर आप बड़े या छोटे दोनों की इज्जत करोगे तो ही आपको इज्जत मिलेगी। तो इसलिए ये बात जो रमन ने कही, मैं उस बात को स्वीकारता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विसंगति तो हमें ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि एज अ जर्नलिस्ट हम आपसे बात कर सकते हैं कि पिछले दिनों से जो माहौल देख रहे हैं, खासतौर पे लॉकडाउन पीरियड का माहौल देख रहे हैं, उस दौर में कांग्रेस के वर्कर्स की अपेक्षा आपके जो कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और हम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं दूसरों की पोस्ट के ऊपर कमेंट्स करते हैं। हालांकि आपके जिम्मेदार नेता, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता, इन सब ने कमिटमेंट किया है कि आने वाले समय में, चूंकि इस लॉकडाउन का हम लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लोगों से चर्चा करने का और लोगों को देखने का समय भी है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि मदद के साथ साथ या संकट से उबरने के साथ साथ हम आने वाले समय को और बेहतर कर सकें सोशल मीडिया को लेकर या दमों के माहौल को लेकर। तो आपसे ये हम सवाल करना चाहते हैं कि जिस तरह का सिद्धार्थ मलैया जी ने कमिटमेंट किया, टंडन जी ने, राहुल सिंह जी ने, कि इस दौर से बाहर निकलने के बाद हम इस मिशन के ऊपर भी काम करेंगे। एक जिम्मेदार अध्यक्ष होने के नाते आप, जिम्मेदार महामंत्री होने के नाते आप, क्या आप इस पहल में शामिल होंगे कि हम दमों में राजनीतिक माहौल तो पैदा करेंगे लेकिन शीशा लेदर पैदा नहीं करेंगे? वो अपील आप लोगों से जरूर कर दीजिए। मैं शामिल होने की बात नहीं करता, मैं तो शामिल हूँ। मैं हमेशा जब जब मुझे मौका मिलता है, मैं अपने युवा साथियों को मैंने हमेशा कहा है कि आप अपनी सकारात्मक सोच के साथ अपनी टिप्पणी करिए, नकारात्मक सोच कहीं भी नहीं होना चाहिए। कई बार मैंने अपने युवा साथियों को इस बारे में हिदायत दी है। और निश्चित तौर पर अगर एक सामूहिक पहल होगी तो उसमें भी मेरी सबसे पहले पहल होगी कि मैं कहीं नहीं चाहूँगा कि हमारा जो राजनीतिक वातावरण, हमारे दमोह बहुत छोटा सा है, हम चुनाव के बाद हम लोग आपस में कहीं नहीं लगता कि कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का कोई कार्यकर्ता है। हमेशा सब सद्भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं। वही वातावरण हमारे यहाँ पर आगे भी निर्मित रहे, इस बात के लिए जो भी पहल होगी उस पहल में मैं हमेशा अग्रसर रहूँगा और हूँ। अभी रमन जी, आपसे भी वही अपील चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप 2 पीढ़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं। अपील तो कर रहे हैं, हम भी युवाओं से सिर्फ आग्रह है कि सोशल मीडिया को हमेशा एक सकारात्मक सोच का प्लेटफॉर्म बनाएं। ये पूरी दुनिया में आप कोई भी बात इसके माध्यम से रखते हो तो ये पूरी दुनिया में जाती है। इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो कृपया सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ, अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि जिस पे हमें कोई ऐसी टिप्पणी करनी है तो वो भी मर्यादित हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। और आगे भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो अलग तरह के डिफरेंट टाइप के काम है वो हम लोगों ने शुरू से किए हैं। इस संकट से उभरने के बाद हम लोग पहल करेंगे, इसीलिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से कमिटमेंट करा रहे हैं। आप भी कमिटमेंट कीजिए कि बिल्कुल, आपकी हर मुहिम, हर पहल में, फिर कोई बात है कि हमने तो शुरू से ही वो किया है साथ में, इस पहल में भी साथ में है। और फिर युवाओं से आग्रह कि अच्छा करें और आपका ठीक समय गुजरे और आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी आपको शुभकामनाएं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री देवनारायण श्रीवास्तव जी और बीजेपी के जिला महामंत्री श्री रमन खत्री जी, आप दोनों से बड़ी सार्थक और सकारात्मक बातचीत हमारी हुई है कई पहलुओं के ऊपर, कोरोना संकट को लेकर भी, मदद को लेकर भी और कुछ राजनीतिक और सोशल मीडिया को लेकर भी।
इन सारी बातों का लबोलवाब केवल इतना ही है कि हम सबसे पहले जो हमारे सामने संकट का दौर है उस संकट से उभरने के लिए हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सावधानी रहें, को बढ़ते सतर्क रहें। सबसे नंबर एक बात ये है। दूसरी, जब लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, लॉकडाउन है, ऐसे दौर में हम जितनी मदद हो सके लोगों की मदद करें। हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने पड़ोस में रहने वाले ही एक पीड़ित परिवार की मदद कर सकते हैं, तो वही आपको एक यज्ञ के बराबर पुण्य देने वाला काम है। और तीसरी जो बात हमारी हुई कि हम राजनीतिक शुचिता लाने का काम करें, दमों के परिवेश में बात करें, तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सकारात्मक ऊर्जा के लिए करें, सकारात्मक चीज़ें लोगों तक पहुंचाने के लिए करें। और आप दोनों ने भी कमिटमेंट किया है कि संकट से उभरने के बाद हम इस मुहिम का हिस्सा भी बनेंगे और उसका साथ भी देंगे। हमारा कोशिश जारी है कि हम और लोगों से आपको रूबरू कराते रहें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों या सोशल वर्कर हों। जो इस दौर में मदद कर रहा है हम उस तक पहुँचेंगे, चाहे वो कोई भी हो, और पूरी कोशिश होगी कि हम सकारात्मक बातें आप तक पहुँचा सकें। तो मुझे और लकी